Hello dear student, welcome back to Raja classes. In this video, I am going to teach you आधुनिक भारत and the chapter name is ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब ब्रिटिश का विजय हो रहा था यानी ब्रिटिश भारत के अलग अलग क्षेत्रों पे कब्जा कर रहा था, तो उस समय भारत की क्या स्थिति थी, यानी उस समय जो भी राजा शासन कर रहा था, जो भी वंश शासन कर रहा था, तो उसका क्या स्थिति था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में किस टॉपिक पे डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहला टॉपिक पे डिस्कस किया जाएगा मुगल साम्राज्य का पतन, यानी हम लोग ये देखेंगे कि मुगल साम्राज्य का पतन किस तरह हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों का उदय, क्योंकि जब मुगल का पतन होने लगा था, मुगल जब कमज़ोर होने लगा था, तो अलग अलग राज्य जो है अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित होने लगा था, तो उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नवीन राज्यों का उदय, कुछ नए राज्यों का उदय हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेनली यहाँ पर 3 टॉपिक पे डिस्कस किया जाएगा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य का पतन यानी मुगल साम्राज्य का पतन किस तरह हुआ, इसके पीछे क्या कारण था। तो सबसे पहला पॉइंट है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में महान मुगल शासन की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का भारी पतन हुआ, यानी 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध क्या हुआ, यानी 18वीं शताब्दी के बाद, यानी जब औरंगज़ेब का मृत्यु हो गया था 1707 में, इसके बाद जो भी मुगल शासक बना वो कमज़ोर था, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, मुगल पतन होता गया। नेक्स्ट है साम्राज्य न केवल राजनीतिक सीमा सिकुड़ी अपितु, यानी साम्राज्य की न केवल राजनीतिक सीमा सिकुड़ी अपितु प्रशासनिक ढांचा भी ध्वस्त हो गया, यानी साम्राज्य का क्या हुआ, राजनीतिक सीमा यानी धीरे धीरे क्या हुआ, जो भी क्षेत्र पर शासन था मुगल का वो धीरे धीरे खत्म होता गया। उसके बाद जो प्रशासनिक ढांचा जो है वो भी ध्वस्त होता गया, जैसा कि मैं पहले बताया हूँ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी शासक आया वो अयोग्य शासक था, जिसके वजह से क्या हुआ, प्रशासनिक ढांचा भी कमज़ोर होता गया, जिसे स्वयं के अंतर विरोधी के अंतर्गत अकबर एवं शाहजहां जैसे महान शासकों द्वारा परिश्रम पूर्वक निर्मित किया गया था। यानी अकबर और शाहजहां के द्वारा जो भी राजनीतिक क्षेत्र मतलब कि मुगल साम्राज्य को बढ़ाया गया था या फिर प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया था अकबर और शाहजहां के द्वारा, वो मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो कमज़ोर होता गया, प्रशासनिक ढांचा और राजनीतिक सीमा जो है वो सिकुड़ता गया। इट मीन्स राजनीतिक सीमा जो है वो कम होता गया। नेक्स्ट है साम्राज्य के ढहने पर देश के विभिन्न हिस्सों में कई स्वतंत्र राजवंश उठ खड़े हुए। जब साम्राज्य ढहने लगा यानी मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा, मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा, तो भारत के कई हिस्सों में अलग अलग स्वतंत्र राजवंश का उदय होना शुरू हो गया। नेक्स्ट है औरंगज़ेब की गलत नीतियों ने मुगल साम्राज्य की स्थिरता को छीन दिया। मतलब ये हुआ कि औरंगज़ेब की गलत नीति, औरंगज़ेब जो कि मतलब धर्म के किसी मतलब कि मुस्लिम धर्म के प्रति ज़्यादा इसका रुझान था, तो ये क्या करता था, बहुत सारा गलत नीति का उपयोग किया अपने शासनकाल में, जिसकी वजह से क्या हुआ, मुगल साम्राज्य को जो भी स्थिरता मिला था वो क्या हुआ, कमज़ोर होता गया, यानी मुगल साम्राज्य जो है वहीं से एक तरह से पतन होना शुरू हो गया था। लेकिन सेना एवं प्रशासनिक व्यवस्था नामक 2 स्तंभ 1707 ईस्वी तक सीधे खड़े रहे, यानी सेना और प्रशासनिक व्यवस्था जो है 1707 ईस्वी तक सीधा खड़ा रहा, यानी 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो गया। उसके बाद से क्या हुआ कि ये चीज़ें कमज़ोर होता गया। नेक्स्ट है उत्तराधिकार की लड़ाइयों और कमज़ोर शासकों ने 1707 से 1719 तक दिल्ली को त्रस्त एवं परेशान किया। एक्चुअली हुआ था कि 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, यानी मुगल शासक में ही मतलब कि अपना अलग अलग जो भी था मतलब उत्तराधिकार, वो अपना अपना सत्ता के लिए आपस में ही लड़ाई शुरू हुआ था। जैसे कि शुरू में ही अगर औरंगजेब की बात करें, औरंगजेब का उसके भाई दारा सिकों से हुआ था उत्तराधिकार का युद्ध। उसके बाद औरंगजेब की जब मृत्यु हो गया तो जो भी शासक आया उसके बीच उत्तराधिकार का
युद्ध हुआ, जिससे क्या हुआ कि 1707 से लेकर 1719 तक दिल्ली यानी मुगल शासन में जो है काफ़ी यानी त्रस्त रहा और परेशान रहा। यद्यपि मोहम्मद शाह ने 29 वर्षों की लंबी समयावधि तक शासन किया, तथापि उसकी अक्षमता के कारण शाही भाग पुनरुद्धार असंभव था। जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी शासक आया वो कमज़ोर शासक था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मुग़ल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि मोहम्मद शाह जो कि 29 वर्षों तक शासन किया, जबकि ये बहुत ही लंबा शासन था, फिर भी जो है ये मतलब कि मुग़ल शासन को उतना आगे नहीं बढ़ा पाया, यानी ये एक अयोग्य शासक था, जिसके वजह से क्या हुआ कि मुग़ल साम्राज्य आगे नहीं बढ़ सका, यानी मुग़ल साम्राज्य दिन ब दिन क्या हुआ कमज़ोर होता गया। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान निज़ामुल मुल्क ने 1724 में वज़ीर के पद से इस्तीफ़ा दे दिया, यानी मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही निज़ामुल मुल्क 1724 में वज़ीर के पद से इस्तीफ़ा दे दिया और स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना करने हेतु दक्कन चला गया। यानी मोहम्मद शाह के शासनकाल में निज़ामुल मुल्क वज़ीर था, जो कि 1724 में इस पद से वो इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद जो है हैदराबाद राज्य की स्थापना, स्वतंत्र हैदराबाद की राज्य की स्थापना करने के लिए वो दक्कन चला गया। इट मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने किया? निज़ामुल मुल्क ने किया। क्लियर है? उसके बाद है बंगाल, अवध, पंजाब ने भी इसी राह का अनुसरण किया, यानी बंगाल, अवध और पंजाब भी इसी तरह जो है खुद को स्वतंत्र करने के लिए या फिर खुद को स्वतंत्र किया। नेक्स्ट है साम्राज्य उत्तराधिकारी राज्यों में विघटित हो गया, यानी साम्राज्य जो है उत्तराधिकारी राज्यों में विघटित हो गया, यानी साम्राज्य का क्या हुआ, यानी मुगल साम्राज्य का बंटवारा हो गया, अलग अलग स्वतंत्र राज्य बन गया। कई स्थानीय प्रमुखों ने अपनी स्वतंत्रता दावा करना शुरू कर दिया, यानी क्या होता था कि स्थानीय प्रमुख घोषित किया जाता था, जैसे बंगाल में बंगाल में था मुर्शिद कुली खां, है ना, मुर्शिद कुली खां था। उसके बाद जैसे हैदराबाद में निज़ामुल मुल्क, ये सब क्या हुआ कि जो अपना एक अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया था। मराठों ने शाही दायित्व उत्तराधिकार में प्राप्त करने के प्रयास करने शुरू कर दिए, यानी मराठों ने भी क्या किया, शाही दायित्व उत्तराधिकार में प्राप्त करने के प्रयास करना शुरू कर दिया। यानी एक तरह से यहाँ पर ये कहना चाह रहा है मराठा भी एक अलग राज्य स्थापित होना शुरू हो गया था। तो इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह जो है मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ। मेनली याद रखना है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के पीछे क्या कारण था। औरंगजेब का एक गलत नीति, यानी औरंगजेब जो गलत नीति का उपयोग किया था वो एक कारण था। उसके बाद क्या हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद जो भी मुग़ल शासक बना वो अयोग्य था, जिसकी वजह से क्या हुआ, मुग़ल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। तो मेनली मुग़ल साम्राज्य के पतन से यही याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि मुग़ल साम्राज्य के विघटन के कारण, यानी मुग़ल साम्राज्य का जो विघटन हुआ इसके पीछे क्या कारण था, इसके पीछे क्या काउज था, मेनली ये देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, कुछ इतिहासकार विश्वास करते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र गिरावट के कारण मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ। यानी कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र गिरावट हुआ, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट है, यह सत्य है कि साम्राज्य के कई हिस्सों में अलग अलग समय के लिए अराजकता एवं युद्ध हुए, जिसने प्रतिकूल वित्तीय विपदा को जन्म दिया। यानी साम्राज्य के कई हिस्सों में अलग अलग समय में अराजकता हुआ और युद्ध हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ कि वित्तीय जो है हालात वो बिगड़ता गया, यानी फाइनेंशियल कंडीशन जो है मुग़ल साम्राज्य का वो ख़त्म होता गया, कमज़ोर होता गया, जिसके वजह से क्या हुआ, मुग़ल साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय शासन ने अपनी शक्ति खो दी, यानी केंद्रीय शासन यानी दिल्ली शासन जो था, दिल्ली से जो
मुगल साम्राज्य का शासन चल रहा था वो अपने शक्ति खो दी, जिसने दिल्ली के पतन को प्रवृत्त किया। क्लियर है। लोगों ने प्रांतों की ओर प्रस्थान कर लिया, बाजारों ने अपनी प्राथमिकता खो दी। लोग क्या हुआ कि प्रांतों की ओर अपना प्रस्थान किया, यानी केंद्रीय प्रशासन जो केंद्रीय शासन जब कमज़ोर होता गया तो लोग जो है अपने अलग अलग प्रांतों में जाना शुरू कर दिया। बाज़ारों की स्थिति यानी बाज़ारों की जो प्राथमिकता थी, बाज़ारों की स्थिति वो कमज़ोर होता गया। कलाकारों ने आजीविका प्राप्त के लिए अन्य स्थानों को गमन कर दिया, यानी जो भी कलाकार था, जो भी उस समय आर्टिस्ट था, वो अपनी आजीविका यानी अपनी जीविका चलाने के लिए अन्य स्थानों पर यानी जो भी केंद्र में यानी दिल्ली में जो भी कलाकार था वो सब क्या हुआ कि अदर स्थानों पर अपना प्रस्थान किया अपनी जीविका चलाने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि औरंगज़ेब का एक धार्मिक नीति रहता था, तो औरंगज़ेब क्या हुआ कि औरंगज़ेब का मृत्यु हो गया 1707 में, जैसा मैं बताया हूँ। इससे पहले जब औरंगज़ेब शासन कर रहा था 1707 से पहले, तो औरंगज़ेब ने क्या किया कि बहुत सारा ऐसा कानून बना दिया जो कि जो भी आर्टिस्ट था, जो भी क्राफ्टमैन था, कलाकार था, जैसा कि उसमें पेंटर वगैरह भी था, ये सब था, तो ये सब का क्या हुआ कि वो जीविका ख़त्म होने लगा, यानी इस सब पे औरंगज़ेब जो है प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कई कलाकार जो है अलग अलग क्षेत्रों में गए अपनी जीविका चलाने के लिए। जैसा कि अगर आपको पता होगा, अगर आप बिहार इतिहास पढ़े होंगे तो इसमें क्या आप पढ़ते होंगे बिहार इतिहास में कि पटना कलम के बारे में, कि पटना कलम की शैली जो है जो शुरू हुआ था वो औरंगज़ेब के नीति के तहत ही हुआ था, क्योंकि औरंगज़ेब ने उस समय कलाकारों को बढ़ावा नहीं दिया, जिस वजह से कलाकार जो पटना के क्षेत्र में आया और पटना कलम का एक तरह से आप कह सकते हैं कि शुरुआत हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट है, इसी प्रकार की स्थिति आगरा एवं अवध की थी, यानी जो स्थिति आप दिल्ली की देख रहे हैं वही स्थिति आगरा और अवध की भी थी। सिख विद्रोह ने स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया, यानी सिख ने विद्रोह कर दिया, इससे वजह से क्या हुआ और स्थिति कमज़ोर हो गया, जिन्होंने लाहौर एवं अन्य स्थानों के व्यापारिक मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। यानी जब सिख विद्रोह किया तो क्या किया, वो लाहौर और भी अलग अलग स्थानिक जो व्यापारिक मार्ग था उसे क्या कर दिया, अवरुद्ध कर दिया या फिर उसे बंद कर दिया। नेक्स्ट है, सामान्य तौर पर 18वीं शताब्दी के मध्य तक उत्तरी पश्चिमी भारत के समृद्ध शहरी केंद्र अवक्षय की स्थिति में आ चुके थे। यानी मोटा मोटी अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक जो है उत्तरी और पश्चिमी भारत के समृद्ध जो भी शहर था वो मतलब अवक्षय हुआ, यानी उसकी स्थिति जो है कमज़ोर होता गया, जिससे ये पूरा ओवरऑल कारण बना उस मुग़ल साम्राज्य का पतन का या मुग़ल साम्राज्य के विघटन का। नेक्स्ट है कि बंगाल, बिहार एवं ओडिशा के पूर्वी प्रांतों में मराठों के आकस्मिक हमलों ने विनाशकारी युद्ध को बढ़ावा दिया। यानी बंगाल और बिहार या उड़ीसा के क्षेत्रों में, उड़ीसा के पूर्वी, ये सभी पूर्वी प्रांत था, ये सभी क्षेत्रों में मराठा क्या किया कि आकस्मिक हमला किया, यानी अचानक हमला किया, जिससे क्या हुआ, एक विनाशकारी युद्ध हुआ, विनाशकारी युद्ध का बढ़ावा हुआ। तो एक कारण ये भी है मुग़ल साम्राज्य के विघटन का। क्लियर है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में आ रहा होगा। किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तभी हमें पता चलता है कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट है, अब देखेंगे कि स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों का उदय। जैसा कि क्या हुआ कि मतलब मुग़ल कमज़ोर होता गया तो अलग अलग स्वायत्त राज्य यानी स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुआ। तो उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, मुग़ल शासन प्रकृति में केंद्रीकृत था। जैसा कि आपको पता है कि मुग़ल प्रशासन जो है प्रकृति में यानी नेचुरली क्या था, ये केंद्रीकृत शासन पर था। इसकी सफलता काफ़ी हद तक शासक की शक्ति और कुलीनों
जमींदारों, जागीरदारों और प्रांतीय अधिकारियों को विनियमित करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करती थी। यानी मुगल प्रशासन का सफलता जो है डिपेंड करता था शासक की शक्ति, यानी शासक की योग्यता, उसके बाद कुलीन वर्ग जो भी उस समय अमीर वर्ग था, रिच पर्सन था, उस पर डिपेंड करता था, जमींदारों पर डिपेंड करता था, जो भी जागीरदार होता था उस पर डिपेंड करता था, और मुगल प्रशासन का जो भी अलग अलग प्रांत था तो वहाँ के जो भी अधिकारी था, तो ये सभी ओवरऑल सभी के हितों पर या सभी के योग्यता पर डिपेंड करता था मुगल शासन का सफलता या फिर मुगल शासन का समृद्धि। क्लियर है। नेक्स्ट है, वास्तव में यह सम्राट एवं अन्य के बीच हितों एवं इच्छाओं का संतुलन एवं समन्वय था। यानी वास्तव में क्या था कि जो था ये सम्राट और अन्य के बीचों के हितों और इच्छाओं का संतुलन रहता था। यानी सम्राट और जो भी कुलीन वर्ग था, जमींदार था या जागीर था, उसकी इच्छाओं के बीच में क्या होता था, एक बैलेंस बना रहता था, जिसके वजह से क्या था कि मुगल प्रशासन जो है वो दिन ब दिन वो आगे बढ़ता जाता था। लेकिन यही अगर संतुलन कमजोर हुआ जिस वजह से मुगल शासन का पतन हुआ। नेक्स्ट है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात यह संतुलन बिगड़ गया। जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मतलब कमजोर शासक बना और योग्य शासक बना, जिससे क्या हुआ कि ये संतुलन जो है बिगड़ गया। या फिर आप यहाँ कह सकते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ, मुगल प्रशासन का संतुलन क्या हुआ, बिगड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल शासक सत्ता का दुर्बलीकरण हुआ। यानी मुगल शासक का जो सत्ता जो है वो कमजोर हुआ, दुर्बल हुआ। दुर्भाग्यवश केंद्रीय प्रशासन वित्तीय संकट एवं कुलीनों के बीच गुटिया शत्रुता, जिसे औरंगजेब के उत्तराधिकार रोक नहीं पाए, के कारण ढह गया। मतलब क्या हुआ कि केंद्रीय प्रशासन की वित्तीय संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ केंद्रीय प्रशासन में। उसके जो कुलीन वर्ग था, जैसा कि मैं पहले बताया, कुलीन वर्ग मीन्स यानी अमीर जो लोग था, उसमें रिच पर्सन जो था, उसमें क्या हुआ, गुटिया शत्रुता हुआ। यानी अलग अलग गुट में वो बंट गया, जिसमें क्या हुआ, अलग अलग गुटों में शत्रुता हुआ। तो ये सभी जो है औरंगजेब के बाद जो भी उत्तराधिकार आया, जैसा कि मैं पहले ही बताया, वही अयोग्य शासक था, जिसकी वजह से ये सभी को वो रोक नहीं पाया और ओवरऑल ये कारण बना एक अलग स्वतंत्र राज्यों का उदय का। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट प्रांतीय गवर्नरों को जरूरी संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने में असफल हो गए। यानी मुगल सम्राट जो है प्रांतीय गवर्नर को जरूरी संरक्षण या फिर सुरक्षा प्रदान करने में क्या हो गया, असफल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रांतीय गवर्नर 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यानी 18वीं शताब्दी प्रारंभ मतलब 1700 के प्रारंभ में ही एक स्वतंत्र शक्ति आधार बनाने लगी। यानी जो भी प्रांतीय गवर्नर था वो अपने अपने क्षेत्र को स्वतंत्र करने लगा या फिर अपने अपने क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित करने लगा। उनमें से कई ने शासक की पूर्वानुमति से स्थानीय नियुक्तियां करनी शुरू कर दी। यानी उसमें से बहुत ऐसे प्रांत के गवर्नर था जो कि शासक से बिना परमिशन लिए, बिना अनुमति लिए स्थानीय स्तर पर क्या हुआ, वो नियुक्ति करना शुरू कर दिया। प्रांतों में राजवंशीय शासन की स्थापना करने का प्रयास किया। यानी प्रांतों में क्या किया, राजवंशीय शासन की स्थापना का प्रयास किया। तो इस तरह जो है अलग अलग स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान या मुगल साम्राज्य के पतन के बाद। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे जो भी अलग अलग स्वतंत्र राज्य का स्थापना हुआ था, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरीज है। जैसे पहला है उत्तराधिकारी राज्य, तो जो भी उत्तराधिकारी राज्य बना था वो देखेंगे। तो सबसे पहला उत्तराधिकारी राज्य है हैदराबाद। तो हैदराबाद के बारे में देखेंगे कि इसका स्थापना किसने किया। क्लियर है। और इससे रिलेटेड और भी फैक्ट हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है 1748 में निजामुल मुल्क की मृत्यु ने हैदराबाद के इतिहास में प्रथम गौरवान्वित अध्याय का अंत कर दिया। 1748 में क्या हुआ, निजामुल मुल्क की मृत्यु हो गया, जिससे क्या हुआ, हैदराबाद के इतिहास में जो है एक गौरवान्वित अध्याय का अंत हो गया।
एवं क्या हुआ कि यह गौरवशाली शुरुआत निजामुल मुल्क जो सैयद बंधुओं के समय एक प्रमुख कुलीन था द्वारा 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। यानी हैदराबाद का जो इतिहास है ये शुरू हुआ था कब? 1724 में हैदराबाद की स्थापना से हुआ था, जो कि निजामुल मुल्क ने किया था। और निजामुल मुल्क सैयद बंधुओं में एक प्रमुख क्या था? कुलीन था। क्लियर है? तो ओवरऑल यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि 1724 में निजामुल मुल्क के द्वारा हैदराबाद का स्थापना हुआ था और 1748 में निजामुल मुल्क की मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है, निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं को ठिकाने लगाने में मोहम्मद शाह की मदद की और बदले में उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। यानी निजामुल मुल्क जो है सैयद बंधुओं को दबाने में या उसको खत्म करने में मोहम्मद शाह का ये मदद किया था, जिसके बदले में मोहम्मद शाह ने इसे दक्कन का क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया था। नेक्स्ट है, निजामुल मुल्क ने प्रशासन को पुनर्गठित किया और राजस्व व्यवस्था को सरल एवं कारगर बना दिया। दिल्ली में 1722 से 24 के बीच वजीर के रूप में एक छोटे कार्यकाल के बाद वह एक राज्य की स्थापना करने के लिए दक्कन लौट आया। जैसा कि पिछले स्लाइड में मैं बताया हूँ कि 1724 में वो वजीर के पद से इस्तीफा दे दिया और वो क्या हुआ, निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में किया, जो कि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में इसका स्थापना किया। वही चीज़ यहाँ पर है, जो व्यवहार में एक स्वतंत्र राज्य था, यद्यपि उसने निरंतर मुगल सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा घोषित की। स्वतंत्र राज्य था, लेकिन क्या हुआ कि निरंतर यानी लगातार जो है मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा घोषित किया, या फिर यहाँ पर समझ सकते हैं मुगल साम्राज्य को टाइम टू टाइम राजस्व भेजता रहता था। क्लियर है? नेक्स्ट है, प्रादेशिक अभिजातियों की संरचना ने इस स्वतंत्रता को स्थायित्व प्रदान किया। राजस्व तंत्र का सुधार, जमींदारों का नियंत्रण और हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता उसकी समझ बूझ भरी नीतियां थी। यानी उसकी यहाँ मतलब है निजामुल मुल्क, तो निजामुल मुल्क जो है राजस्व तंत्र का सुधार किया, उसके बाद जमींदारों पर क्या किया? नियंत्रण किया, और हिंदू के प्रति सहिष्णुता इसकी एक बहुत ही एक अच्छी नीति रहा, जिसके वजह से क्या हुआ, निजामुल मुल्क का आप कह सकते हैं कि विकास होता गया। क्लियर है? तो इस तरह आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरह जो है हैदराबाद राज्य यानी हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना हुआ था, जो कि निजामुल मुल्क के द्वारा किया गया था। कब? 1724 में। और याद रखना है कि 1748 में निजामुल मुल्क की मृत्यु हो गया था। क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब है बंगाल। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो स्वतंत्र राज्य का स्थापना हुआ वो है बंगाल। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है व्यवहार में स्वतंत्रता और दिल्ली की सल्तनत यानी मुगल शासन के प्रति औपचारिक निष्ठा ने बंगाल में नवाब के शासन को सुदृढ़ किया। यानी व्यवहार में एक क्या स्वतंत्र था और दिल्ली यानी मुगल शासन के प्रति औपचारिक निष्ठा ऑफिशियल जो क्या था निष्ठा था, जिससे वजह से बंगाल में नवाब के शासन को क्या किया? मजबूत किया या सुदृढ़ किया। क्लियर है? नेक्स्ट है मुर्शिद कुली खां मुगल संरक्षण के अंतर्गत 1717 में बंगाल का गवर्नर बना। यानी मुर्शिद कुली खां मुगल संरक्षण में 1717 में बंगाल का गवर्नर बना, लेकिन दिल्ली से उसका संबंध मात्र भेंटें भेजने तक सीमित था। यानी मुर्शिद कुली खां 1717 में बंगाल का गवर्नर बना था, लेकिन क्या दिल्ली से संबंध सिर्फ ये था कि वो दिल्ली को समय समय पर भेंटें भेजता था या फिर राजस्व भेजता था। नेक्स्ट है शुजा-उद-दीन 1727 में नवाब बना और अलीवर्दी खां 1739 में नवाब बनने तक बंगाल का नवाब रहा। यानी शुजा-उद-दीन 1727 में नवाब बना और अलीवर्दी खां के 1739 में नवाब बनने तक बंगाल का नवाब बना रहा। मीन्स ये हुआ कि शुजा-उद-दीन जो है 1739 तक नवाब बना रहा, उसके बाद जो 1739 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। क्लियर है?
नेक्स्ट है 1756 में अपने दादा अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद यानी पश्चात सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। यहाँ पे दादा लिखा हुआ है, एक्चुअली जो है अलीवर्दी खां जो है सिराजुद्दौला का नाना था, है ना। तो ये याद रखना है कि अलीवर्दी खां जो है सिराजुद्दौला का नाना था। तो सिराजुद्दौला जो है अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद नवाब बना था 1756 में। बंगाल के शासकों ने लोक नियुक्तियों में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया और हिंदू लोक सेवाओं में उच्च पदों पर आसीन हुए तथा आकर्षक जमींदारी हासिल की। नवाब अत्यधिक स्वतंत्र थे और अपने क्षेत्राधिकार में उन्होंने विदेशी कंपनियों के व्यापार पर कठोर नियंत्रण बनाए रखा। यानी नवाब जो है बहुत ही ज़्यादा यानी ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र था और जो है वो जो भी विदेशी कंपनी था उस पर कठोर नियंत्रण बनाए रखा था। क्लियर है। नेक्स्ट है चंद्रनगर और कलकत्ता जो कि अभी कोलकाता कहलाता है में फ्रांसीसी और अंग्रेज कारखानों को किलेबंदी करने की अनुमति नहीं थी। यानी चंद्रनगर जो कि प्रेजेंट में चंद्रनगर और कलकत्ता जो कि प्रेजेंट में कोलकाता कहलाता है में फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजी कंपनी को कारखानों में किलेबंदी करने की अनुमति नहीं थी। ना ही नवाब ने विदेशी कंपनियों को विशेषाधिकार प्रदान किए थे। यानी किलेबंदी करने की अनुमति तो था ही नहीं और ना ही कोई विशेषाधिकार प्राप्त था। शासकों की प्रभुसत्ता तब भी बनी रही जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बल प्रयोग करके इसकी शक्ति का अंत कर देने का खतरा था। हालांकि नवाबों को अपनी कमजोर एवं अल्प सेना तथा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत खतरे को कमतर आंकने के कारण ब्रिटिश कंपनियों के हाथों हार झेलनी पड़ी। यानी क्या हुआ कि नवाब जो है ब्रिटिश कंपनियों को कमज़ोर या फिर ये किया कि वो मतलब ये माना कि ये कमज़ोर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यही नवाबों का भूल था कि इसे कमतर नहीं आंकना था, लेकिन क्या हुआ कि वो कमतर आंका जिसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों हार का सामना करना पड़ा किसे, नवाबों को। लास्टली क्या हुआ 1757 में प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की विजय ने भारत के साथ ब्रिटिश संबंधों में एक नए चरण का सूत्रपात किया। यानी 1757 में सिराजुद्दौला नवाब था बंगाल का, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसके वजह से क्या हुआ कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजय रहा, इट मीन्स जीत गया, जिसकी वजह से क्या हुआ बंगाल पर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कम्प्लीटली शासन हो गया और इस तरह जो है बंगाल जो है वो खत्म कमज़ोर हो गया या फिर सिराजुद्दौला का शासन समाप्त हो गया। क्लियर है। तो इस तरह आप यहाँ पर देखें कि बंगाल का किस तरह स्थापना हुआ था। तो मेनली यहाँ पर कह सकते हैं कि बंगाल को स्वतंत्र करने का श्रेय किसे जाएगा, मुर्शिद कुली खां को। और मुर्शिद कुली खां बंगाल का गवर्नर जो बना था वो 1717 में बना था, ये याद रखना है बिकॉज कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है। तो बंगाल पर डिटेल में वीडियो बन सकता है, बट यहाँ पर जो है सिर्फ ये मतलब बताया गया कि बंगाल एक स्वतंत्र राज्य का जो स्थापना हुआ था ब्रिटिश विजय के दौरान या फिर मुगल शासन के पतन के बाद। तो मेनली यहाँ पर यही डिस्कस किया गया है, लेकिन बंगाल एक अलग चैप्टर है जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस और किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है अवध, यानी अब जो एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना हुआ वो देखेंगे अवध। सबसे पहला पॉइंट है सादत खां बुरहानुल मुल्क ने, यानी सादत खां बोलिए या फिर बुरहानुल मुल्क तो ने 1722 में अवध के गवर्नर के रूप में उसकी नियुक्ति के समय से ही धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त करना शुरू कर दिया था। यानी सादत खां या बुरहानुल मुल्क 1722 में अवध का गवर्नर बना था और उसकी नियुक्ति के शुरुआत में ही धीरे धीरे वो अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया था। अवध में मुख्य समस्या जमींदारों ने खड़ी की थी, जिन्होंने न केवल भू राजस्व देने से मना कर दिया था अपितु अपने किलों एवं सेना के स्वायत्त मुखिया की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया।
यानी अवध में क्या हुआ, जमींदारों ने खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया और अपने आप को यानी एक तरह से स्वतंत्र वो मानने लगा, स्वतंत्र की तरह व्यवहार करने लगा था अवध में। नेक्स्ट है सादत खां ने उन्हें दबा दिया, यानी सादत खां ने जो ये जमींदार जो है खुद को स्वतंत्र जो मान रहा था, खुद को स्वतंत्र व्यवहार कर रहा था, उसे सादत खां ने दबा दिया और एक नवीन भूमि बंदोबस्त शुरू किया जिसने किसानों को जमींदारों के शोषण से सुरक्षा प्रदान किया। यानी सादत खां ने जमींदारों को एक तरह से दबाया और एक नया भूमि बंदोबस्त शुरू किया जो कि किसानों को जो जमींदार जो है शोषण करता था उससे क्या हुआ कि सुरक्षा प्रदान किया। क्लियर है। नेक्स्ट है जागीरदार व्यवस्था में सुधार किया गया और जागीरदारी स्थानीय कुलीन लोगों को दी गई। यानी जागीरदारी व्यवस्था में क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया, सुधार किया गया। उसके बाद जागीरदारी जो है स्थानीय कुलीन लोगों को दी गई जिन्हें प्रशासन एवं सेना में भी उच्च पद प्रदान किए गए। एक क्षेत्रीय शासक समूह का उदय हुआ जिसमें शेखजादा, अफगान एवं हिंदू वर्ग शामिल थे। ये याद रखना है कि क्षेत्रीय शासक समूह शुरू हुआ, इसका उदय हुआ, जिसमें कौन कौन शामिल था, शेखजादा शामिल था, अफगान शामिल था और हिंदू वर्ग इस क्षेत्रीय शासक समूह में शामिल था। तो इस तरह आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अवध को स्वतंत्र करने में या अवध स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसे जाएगा, सादत खां या फिर बुरहानुल मुल्क। क्लियर है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब है स्वतंत्र राज्य। अभी तक हम लोग देखे थे उत्तराधिकारी राज्य, अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्र राज्य, यानी जो अलग अलग स्वतंत्र राज्य का स्थापना हुआ था उससे रिलेटेड यहाँ पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहला स्वतंत्र राज्य है राजपूत राज्य। तो इससे रिलेटेड पॉइंट है राजपूत शासक मुगल साम्राज्य के विघटन से लाभ उठाकर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में पीछे नहीं रहे। यानी राजपूत शासक भी मुगल साम्राज्य का जब पतन होना शुरू हुआ तो इसका लाभ उठाना ये भी शुरू कर दिया, यानी ये भी पीछे नहीं रहा। कोई भी राजपूत शासक इतना शक्तिशाली नहीं था कि सर्वोच्च शक्ति बनने के लिए मराठाओं या ब्रिटिश शक्ति से भिड़ सके। यानी कोई भी राजपूत शासक इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो मराठाओं और ब्रिटिश शक्तियों से भिड़ सके या फिर उसका सामना कर सके। नेक्स्ट है कि दिल्ली के साथ संबंधों को थोड़ा ढीला छोड़ना और व्यवहार में स्वतंत्र राज्य की भांति कार्य करना उनकी पद्धति थी। यानी राजपूत शासक का पद्धति क्या था, दिल्ली के साथ संबंधों को क्या किया, ढीला छोड़ा। यानी वो मतलब दिल्ली के शासक के साथ संबंध उतना नहीं रखा और व्यवहार में स्वतंत्र राज्य की भांति कार्य करना, ये इसका राजपूत राज का क्या रहा, पद्धति रहा। उन्होंने दिल्ली दरबार में शक्ति के लिए संघर्ष में हिस्सा लिया और मुगल शासकों से आकर्षक एवं प्रभावशाली पद हासिल किया। यानी मुगल शासकों से राजपूत शासक जो है आकर्षक और प्रभावशाली पद हासिल किया था। नेक्स्ट है मुगल काल के पश्चात राजपूतों की नीति निरंतर बदलती रही। यानी मुगल काल के पश्चात क्या हुआ, राजपूतों की नीति जो है वो लगातार बदलता रहा। प्रत्येक राजपूत राज ने जब भी संभव हुआ अपने कमजोर पड़ोसी शासन को हथिया कर निरंतर विस्तार की नीति का अनुसरण किया। यानी प्रत्येक राजपूत राज जो है जब भी पॉसिबल हुआ, जब भी मौका मिला, अपने से कमजोर पड़ोसी राज्य को, उसके शासन को हथिया लिया और अपने आप का क्या किया, विस्तार किया। क्लियर है। यह नीति उन्होंने मुगल दरबार में भी अपनाई। ये जो नीति जो है वो मुगल दरबार में भी अपनाया था। नेक्स्ट है आम्बेर या फिर आमेर के जय सिंह, जिन्होंने 1699 से 1343 तक जयपुर पर शासन किया, एक बेहद सुप्रसिद्ध राजपूत शासक था। ये याद रखना है कि राजपूत शासक जयसिंह जो है, जो कि आमेर यानी प्रेजेंट में जयपुर के क्षेत्र में आता है, तो जयपुर में शासन किया था 1699 से लेकर 1743 तक, एक सुप्रसिद्ध राजपूत शासक था। क्लियर है।
अब नेक्स्ट जो स्वतंत्र राज्य का स्थापना हुआ था वो है मैसूर। 18वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण भारत में मैसूर का एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उदय हुआ। यानी 18वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण भारत में मैसूर एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में इसका उदय हुआ। हैदर अली ने शक्तिशाली मैसूर राज्य की नींव रखी, ये याद रखना है, जिसे उसके योग्य पुत्र टीपू सुल्तान ने सुदृढ़ किया। यानी हैदर अली ने मैसूर राज्य की नींव रखा या फिर मैसूर राज्य की स्थापना किया, जिसे आगे बढ़ाया या फिर सुदृढ़ किया उसका पुत्र टीपू सुल्तान, जो कि एक योग्य शासक साबित हुआ। यद्यपि हैदर अली मैसूर सेना में मात्र एक कनिष्ठ अधिकारी था, हैदर अली जो है मैसूर राज्य में एक मात्र मामूली अधिकारी था। धीरे धीरे वह एक कुशल एवं कुशाग्र सेनापति के रूप में उभरा। यानी अपने कुशलता के बलबूते पर, अपनी कुशलता के आधार पर ये क्या हुआ कि सेनापति के रूप में उभरा या फिर मैसूर राज्य में ये सेनापति के पद पर आसीन हो गया। उसकी बेहद उल्लेखनीय उपलब्धि यह थी कि उसने इस बात को महसूस कर लिया था कि केवल एक आधुनिक सेना ही शक्तिशाली राज्य का आधार हो सकती है। यानी हैदर अली ने ये समझ गया कि एक आधुनिक सेना ही शक्तिशाली राज्य का क्या बन सकता है, आधार बन सकता है या फिर बेस बन सकता है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि शस्त्रागार स्थापित करने और पश्चिमी तर्ज पर सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक फ्रांसीसी विशेषज्ञ को वो नियुक्त किया था। यानी जैसा कि उसका ये मानना था और वो समझ गया था कि आधुनिक सेना ही एक शक्तिशाली राज्य बना सकता है, तो इसी वजह से क्या हुआ को शस्त्रागार स्थापित करने और पश्चिमी तर्ज पर अपने सैनिक को ट्रेनिंग देने के लिए एक फ्रांसीसी विशेषज्ञ, फ्रांसीसी एक्सपर्ट का वो नियुक्ति किया था। और जल्द ही वो 1761 में मैसूर सिंहासन के पीछे की वास्तविक शक्ति मंत्री नंजराज को उखाड़ फेंकने में सफल रहा। यानी 1761 में मैसूर सिंहासन का जो वास्तविक शक्ति था, जो कि था एक मंत्री नंजराज, इसे उखाड़ फेंका और लास्टली क्या हुआ, मैसूर पर हैदर अली का शासन हो गया। क्लियर है? तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब है केरल राज्य। अब हम लोग देखेंगे जो एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना हुआ था जो कि केरल था, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है 3 राज्यों कोचीन, त्रावणकोर और कालीकट ने एक साथ मिलकर वर्तमान केरल राज्य का निर्माण किया। ये याद रखना है बिकॉज के एग्जाम में पूछा जाता है। बड़ी संख्या में मुखियाओं एवं राजाओं के क्षेत्रों को 1763 तक इन राज्यों में शामिल किया गया। यानी ये केरल राज्यों में अलग अलग क्षेत्र को शामिल किया गया, लेकिन मैसूर का विस्तार केरल के स्थायित्व के लिए विध्वंसक सिद्ध हुआ। यानी मैसूर का जो विस्तार हो रहा था, ये केरल राज्य के लिए अच्छा नहीं रहा, ये केरल राज्य के लिए सही साबित नहीं हुआ। यानी केरल राज्य का विस्तार में ये विध्वंसक या फिर अवरोध बना। नेक्स्ट है हैदर अली ने केरल पर 1766 में आक्रमण किया। यानी हैदर अली ने क्या किया, 1766 में केरल राज्य पर आक्रमण किया और मालाबार एवं कालीकट को मैसूर में मिला लिया। इस पर 1766 में हैदर अली ने आक्रमण किया केरल राज्य पर। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मालाबार और कालीकट पर मैसूर का शासन हो गया या फिर इसे मैसूर में मिला लिया। त्रावणकोर सुदूर दक्षिणी राज्य और तब तक बेहद महत्वपूर्ण राज्य हो गया को छोड़ दिया गया। यानी त्रावणकोर पर यह शासन नहीं किया था हैदर अली ने। क्लियर है? नेक्स्ट है कि त्रावणकोर ने 1729 के पश्चात महत्व हासिल किया और जब इसके राजा मार्तंड वर्मा ने पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित शक्तिशाली और आधुनिक सेना की मदद से अपने राज्यों का विस्तार किया। यानी 1729 के पश्चात इसके बाद क्या हुआ,
त्रावणकोर अपना महत्व हासिल किया या फिर त्रावणकोर सुदृढ़ हुआ? इसके पीछे क्या कारण हुआ कि जब मार्तंड वर्मा यानी इसका राजा, त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित ट्रेंड हथियार या फिर आधुनिक हथियार या फिर सेना को मतलब इस्तेमाल किया, इस शक्ति का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इसके राज्य का क्या हुआ, विस्तार हुआ। डच को केरल से बाहर कर दिया गया और सामंती प्रमुखों को दबा दिया गया। डच को क्या किया, केरल से बाहर कर दिया और जो भी सामंती प्रमुख था उसे दबा दिया गया। सॉरी। नेक्स्ट है मार्तंड वर्मा की दृष्टि विस्तार करने की नीति से आगे अपने राज्यों का विकास करना और सिंचाई एवं परिवहन तथा संचार की व्यवस्था करना था। यानी मार्तंड वर्मा का मेन क्या नीति रहा कि राज्यों का विकास करना और सिंचाई परिवहन के क्षेत्र में विकास करना या इसकी व्यवस्था करना, इसका मेन क्या रहा, मोटिव रहा या फिर नीति रहा। उसके उत्तराधिकारी राम वर्मा जो बेहद सृजनात्मक एवं विद्वान था, ने पश्चिमी ज्ञान को शामिल किया एवं त्रिवेंद्रम राजधानी को ज्ञान एवं कला का केंद्र बनाया। यानी मार्तंड वर्मा का जो उत्तराधिकारी जो कि राम वर्मा था, इसने पश्चिमी ज्ञान को शामिल किया, यानी पश्चिमी ज्ञान अपने राज्यों में शामिल किया और त्रिवेंद्रम जो इसकी राजधानी था उसे ज्ञान और कला का केंद्र बनाया। क्लियर है? तो इस तरह आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कैसे जो है केरल राज्य का स्थापना हुआ। एक केरल स्वतंत्र राज्य बना था और इसका हैदर अली के साथ जो संघर्ष हुआ था, इससे रिलेटेड सारा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे नवीन राज। अब कुछ जो है नवीन राज का स्थापना हुआ था, यानी कुछ नए राज का स्थापना हुआ था, उससे रिलेटेड देखेंगे। तो सबसे पहला है मराठा। मैं आपको बता दूं कि मराठा के बारे में यहाँ पर ब्रीफ में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन मराठा जैसा कि आपको पता है कि एक अलग चैप्टर होता है, तो मराठा से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो आएगा। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग जो राज्य का स्थापना हुआ था मुगल साम्राज्य के दौरान या मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान, तो उस पर मेनली डिस्कस किया जाएगा। इसलिए मराठा के बारे में यहाँ पर ब्रीफ में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है मराठों को पूरी तरह कुचलने की औरंगजेब की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकी। यानी मराठा को औरंगजेब चाहता था कुचल देना पूरी तरीका से, लेकिन इसे वो कुचल नहीं पाया या फिर मराठा को समाप्त नहीं कर पाया औरंगजेब ने। नेक्स्ट है मराठों ने 1707 की कालावधि के पश्चात मुगल साम्राज्य के अवक्षय में ठोस चुनौती प्रस्तुत की। यद्यपि वे एक ऐसी शक्तियों में से थे जो अखिल भारतीय शक्ति के तौर पर मुगलों को प्रतिस्थापित कर शक्ति शून्य को भर सकते थे। मतलब ये हुआ कि जैसा कि जानते हैं कि मुगल शासक जो है या मुगल साम्राज्य का पतन जो है 1707 के दौरान होना शुरू हो गया। ये 1707 के बाद होना शुरू हो गया औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। तो उसके बाद क्या हुआ कि मराठा का उदय होना शुरू हो गया। तो मराठा जो है अखिल भारतीय शक्ति के तौर पर या फिर मुगल साम्राज्य के स्थान पर मराठा आ सकता था, है ना। यानी मराठा इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि वो मुगल शासक के स्थान पर अखिल भारतीय शक्ति के रूप में यानी पूरे भारत में ये शासन कर सकता था। क्लियर है? मेनली यहाँ पर यही बताया जा रहा है। अगला पॉइंट है वे अपने एकता के अभाव और गैर प्रगतिशील विचारों एवं दृष्टिकोण के कारण ऐसा करने में विफल हो गया। यानी वो मुगल साम्राज्य को प्रतिस्थापित कर सकता था, यानी कि वो अखिल भारतीय शक्ति बन सकता था, पूरे भारत पर शासन कर सकता था मराठा। लेकिन इसके पीछे क्या कारण रहा जिससे कि ये मराठा जो है पूरे भारत पर शासन नहीं कर सका? वो ये है कि एकता का अभाव रहा मराठाओं के बीच में और गैर प्रगतिशील विचार यानी प्रगतिशील विचार नहीं था मराठाओं के बीच में, और अच्छा दृष्टिकोण नहीं अपनाया, जिसके कारण जो है ये
पूरे भारत पर शासन करने में या मुगल को प्रतिस्थापित करने में असफल रहा। क्लियर है। नेक्स्ट है शाहू शिवाजी का पोता जो 19 वर्षों तक सम्मानपूर्वक मुगलों की कैद में रहा, को 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जल्द ही रिहा कर दिया गया। यानी औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1707 में शाहू जो कि शिवाजी का पोता था इसे रिहा कर दिया गया। शाहू और ताराबाई उसकी ताई यानी इसकी मौसी थी, आंटी थी। शाहू और उसके यानी ताराबाई के बीच में 1714 तक खुला संघर्ष चलता रहा। यानी शाहू और ताराबाई जो कि इसकी आंटी थी, इस दोनों के बीच में 1714 तक संघर्ष होता रहा उत्तराधिकार को लेकर या फिर मराठा के शासक बनने को लेकर। अपने विश्वसनीय और सक्षम मंत्री बालाजी विश्वनाथ की मदद से शाहू विजय हुआ। यानी अपने योग्य मंत्री जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ, जो कि आगे चलकर पेशवा बना था, इसकी मदद से शाहू क्या हुआ, विजय रहा फाइनली। और उसके बाद क्या हुआ कि 1713 में शाहू ने बालाजी को पेशवा या प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि उसे स्वयं प्रशासनिक अनुभव नहीं था, बिकॉज कि बचपन में ही वो मुगल के कैद में चला गया और 19 वर्षों तक मुगल के कैद में रहा, तो इसे शाहू के पास जो है प्रशासनिक अनुभव नहीं था। तो इसके वजह से क्या हुआ, शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया या नियुक्त किया। क्लियर है। नए पेशवा ने तेजी से मराठा सरदारों और महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों पर शाहू एवं अपने नियंत्रण को सुदृढ़ किया। उसने मुगल दरबार के संघर्षों और आंतरिक कमजोरियों का लाभ उठाकर मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाया। यानी बालाजी विश्वनाथ ने मुगल साम्राज्य के पतन का फायदा उठाकर और उसमें आंतरिक जो संघर्ष हो रहा था, जैसा कि मैं पहले बताया हूँ कि मुगल शासन में मुगल शासक के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था औरंगजेब की मृत्यु के बाद, इन सभी चीज़ों का फायदा उठाकर बालाजी विश्वनाथ ने मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ और शक्तिशाली किया। क्लियर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो एक नवीन राज मराठा का उदय हुआ था उससे रिलेटेड यहाँ पर जितना भी पॉइंट डिस्कस किया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे जाट। तो नया जो नवीन राज का स्थापना हुआ था वो है जाट। सबसे पहला पॉइंट है जाट कृषक दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास रहते थे। इन जाट जो है दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास रहते थे और उन्होंने औरंगजेब की अत्याचारपूर्ण नीतियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। औरंगजेब का जो अत्याचार पूर्ण जो नीति था उसके विरुद्ध ये जाट जो है विद्रोह कर दिया था। शुरुआती असफलताओं के पश्चात चुरामन और बदन सेन भरतपुर जाट राज्य की स्थापना करने में सफल रहे, लेकिन सूरजमल के नेतृत्व में जाट शक्ति अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंची। मतलब क्या हुआ, शुरुआत में असफलता मिला, लेकिन इसके पश्चात चुरामन और बदन सेन ने भरतपुर जाट राज्य की स्थापना किया, यानी स्थापना करने में सफल रहा। लेकिन क्या हुआ कि सूरजमल के नेतृत्व में जाट शक्ति क्या हुआ, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा या जाट शक्ति जो है सुदृढ़ हुआ। क्लियर है। उसने न केवल कुशल प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान की अपितु राज्य की सीमाओं का भी बेहद विस्तार किया। उसने यहाँ मतलब है सूरजमल, तो सूरजमल ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया या फिर कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार किया और राज्य की सीमाओं का भी क्या किया, ये विस्तार किया। उसके राज्य की सीमाएं पूर्व में गंगा से दक्षिण में चंबल तक लगती थी। यानी सूरजमल की जो राज्य की सीमा था पूर्व में गंगा से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक इसकी राज्य की सीमा था, जिसमें आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ सूबे शामिल थे। क्लियर है।
नेक्स्ट है, हालांकि जाट राज 1763 में सूरजमल की मृत्यु के पश्चात पतन की ओर अग्रसर हो चला। यानी जब सूरजमल का मृत्यु 1763 में हो गया तो जाट राज का पतन होना शुरू हो गया। तत्पश्चात राज्य छोटे छोटे जमींदारों से नियंत्रित क्षेत्रों में बिखर गया जो लूटपाट करते थे। यानी यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जाट राज का स्थापना के पीछे जो है चूड़ामन और बदन सिंह का हाथ था। उसके बाद जो है सूरजमल के नेतृत्व में जाट राज्य शिखर पर पहुंचा, या फिर इसका विकास हुआ, या फिर ये सुदृढ़ हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जब सूरजमल का मृत्यु 1763 में हुआ तो फाइनली क्या हुआ कि जाट राज का पतन होना शुरू हो गया। क्लियर है? तो आई होप कि आपको यहाँ पर जाट से रिलेटेड जितना भी पॉइंट बताया गया है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो नवीन राज है वो है सिख। तो पॉइंट है कि गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को उनके धर्म एवं स्वतंत्रता की रक्षा करने हेतु एक आक्रामक पंथ में रूपांतरित किया। यानी गुरु गोविंद सिंह ने सिख को धर्म एवं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक आक्रामक पंथ के रूप में बदल दिया। नेक्स्ट है बंदा बहादुर, जिसने 1708 में सिखों का नेतृत्व संभाला, पराजित हुआ और मारा गया। नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के संदर्भ में सिखों ने एक बार फिर अपनी सत्ता प्राप्त की। यानी क्या हुआ कि बंदा बहादुर 1708 में जिसका मृत्यु, यानी ये बंदा बहादुर 1708 में ये संभाला था सिख को। उसके बाद क्या हुआ, इसका पराजित हुआ और ये मारा गया था। तो इस तरह जो है सिख जो है कमज़ोर हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का जब आक्रमण हुआ, जिससे क्या हुआ कि सिख जो है अपना सत्ता जो है फिर से प्राप्त कर लिया। क्लियर है? इस स्थिति में उन्होंने स्वयं को 12 मिसलों या संधियों में विभाजित किया। यानी सिख जो है खुद को 12 मिसलों में विभाजित कर लिया, जिन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों पर नियंत्रण रखा। एक शक्तिशाली एवं सुदृढ़ पंजाब राज्य की स्थापना करने का श्रेय रंजीत सिंह को जाता है, जो महासिंह का पुत्र था। क्लियर है? तो ये याद रखना है कि एक शक्तिशाली और सुदृढ़ पंजाब राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? राजा रंजीत सिंह को, जो कि महासिंह का पुत्र था। और राजा रंजीत सिंह से भी रिलेटेड सवाल पूछा जाता है कि वो किस मिस्र से संबंध रखते थे। तो यहाँ पॉइंट है कि महासिंह सुकरचकिया मिस्र के सरदार थे। यानी राजा रंजीत सिंह का संबंध जो था वो सुकरचकिया मिस्र से था। ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, ये याद रखना है। रंजीत सिंह के साम्राज्य के अंतर्गत सतलुज से झेलम तक का क्षेत्र आता था। यानी रंजीत सिंह का जो साम्राज्य वो था वो सतलुज नदी से लेकर झेलम तक का क्षेत्र था। उसने 1799 में लाहौर पर और 1802 में अमृतसर पर विजय प्राप्त किया। यानी राजा रंजीत सिंह ने 1799 में लाहौर पर विजय प्राप्त किया था और उसके बाद जो है 1802 में अमृतसर पर विजय प्राप्त किया था। क्लियर है? तो इसी के साथ ये सिख से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको जाट और सिख रिलेटेड जितना भी पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब पॉइंट है रोहेला एवं वंगस पठान। यानी रोहेला और वंगस पठान जो कि एक नवीन राज के रूप में इसका उदय हुआ था, उससे रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है रोहेलखंड एवं वंगस पठान के राज्यों का जन्म 17वीं शताब्दी में भारत की ओर अफगान लोगों के प्रवास का परिणाम था। यानी 17वीं शताब्दी में अफगान लोगों का भारत की ओर प्रवास हुआ या फिर अफगान जो है भारत में प्रवेश किया, तो इसी का परिणाम था कि रोहेलखंड या वंगस पठान राज्यों का जन्म हुआ। नेक्स्ट है अफगानिस्तान में राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता के कारण 18वीं शताब्दी के मध्य में अफगानियों का भारत में बड़े पैमाने पर आवर्जन हुआ। यानी अफगानिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के कारण
18वीं शताब्दी के मध्य में अफगानियों का भारत की ओर आवागमन हुआ या वो भारत की ओर आया। नेक्स्ट है नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात उत्तर भारत में सत्ता के पतन का लाभ अली मुहम्मद खान ने उठाया और एक छोटे से राज रोहेलखंड की स्थापना की। यानी सवाल अगर ये बनेगा कि रोहेलखंड राज्य की स्थापना किसने किया, तो अली मुहम्मद खान ने। जिसमें इसको फायदा कहाँ से मिला, जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, इसका फायदा उठाकर ये अली मुहम्मद खान ने रुहेलखंड राज्य की स्थापना किया। अब ये क्षेत्र कहाँ था, ये क्षेत्र हिमालय के गिरि पीठ में उत्तर में कुमायूं और दक्षिण में गंगा के मध्य अवस्थित था। यानी जो ये क्षेत्र था रोहेलखंड, वो हिमालय के गिरि पीठ यानी हिमालय के लास्ट इधर नीचे में था और कुमायूं और दक्षिण में गंगा के मध्य अवस्थित था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रोहेलखंड, ये मैप के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ ये रोहेलखंड क्षेत्र है, जो कि प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है। यानी प्रेजेंट में ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसी के साथ आप यहाँ देख सकते हैं राजपूत क्षेत्र ये था। उसके बाद मराठा क्षेत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी तरह जो है मतलब जो है रोहेलखंड और या फिर बंगस पठान का स्थापना हुआ था अली मुहम्मद खान के द्वारा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति ये समाप्त होता है। तो आई होप कि आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम और कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि हमें पता चलेगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। क्लियर है? तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।